पिछली कहानी के 8 साल बाद से इस कहानी की शुरुआत होती है। और पिछली कहानी में हमने देखा था कि डॉक्टर वसीकरण के बनाए हुए एडवांस रोबोट ने कैसे पूरे शहर में आतंक मचा कर रखा था और इसके बाद कोर्ट से उसे डिसमेंटल करने का ऑर्डर दिया गया था। और 8 साल बाद डॉक्टर वसीकरण ने फिर से एक रोबोट बनाया था जिसका नाम था नीला। और नीला डॉक्टर वसीकरण के असिस्टेंट थी, लेकिन नीला को उन्होंने चींटी की तरह पावरफुल नहीं बनाया था, इसीलिए वो हार्मलेस थी। और नीला को वो कुछ कॉलेज स्टूडेंट्स के सामने इंट्रोड्यूस करवाते हैं और साथ ही में चिट्टी को लेकर भी उन लोगों में बात होती है। दूसरी तरफ हम शहर में कुछ अजीब चीजें होते हुए देखते हैं। हर लोगों के हाथों से उनका फोन आसमान में उड़ रहा था और मोबाइल स्टोर से भी सारे फोन्स गायब हो रहे थे। और इस बात से सभी काफी परेशान हो चुके थे और म्यूनिसिपल ऑफिस के सामने भीड़ होने लगती है और गवर्नमेंट को भी समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब कुछ क्या हो रहा है। और शहर की इसी हालत को देखते हुए बहुत बड़े बड़े पॉलिटिशियंस और साइंटिस्ट मिलकर एक मीटिंग रखते हैं जहाँ पर इस मुद्दे को लेकर डिस्कशन होता है। और यहाँ पर डॉक्टर वसीकरण भी थे और होम मिनिस्टर सबको इन सब का एक सोल्यूशन निकालने के लिए कहते हैं। और हम देखते हैं कि इस काउंसिल में प्रोफेसर बोहरा के बेटे धीरेन्द्र बोहरा भी मौजूद थे, जो कि आज भी चिट्टी को ही अपने पिता की मौत का कारण समझता है और वो वसीकरण को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता है। दूसरी तरफ वसीकरण शहर में जो कुछ भी हो रहा था उसकी वजह और सोल्यूशन निकालने के काम शुरू करते हैं। इसके बाद देखा जाता है कि शहर में नए मोबाइल्स लाने की इंतजाम होती है और जिस ट्रक में मोबाइल आने वाले थे उस ट्रक से अचानक सारे मोबाइल्स गायब हो जाते हैं। और इसके बाद ही शहर के कुछ बड़े बड़े लोगों की इन्हीं मोबाइल्स के वजह से मौत होती है और वो काफी खतरनाक था। डॉक्टर वसीकरण इन हादसों की जगह पर जाते हैं और इन्वेस्टिगेट करते हैं। इसके बाद डॉक्टर वसीकरण सबके सामने ये कहते हैं कि ये जो कोई भी है इसके साथ लड़ने के लिए उन्हें भी बहुत पावरफुल किसी की जरूरत है और वो चिट्टी को रिएक्टिव करने की परमिशन मांगते हैं। लेकिन चिट्टी ने जो कुछ भी पिछली बार किया था उसके बाद सभी इस बात से पहले तो मना कर देते हैं, लेकिन शहर में ऐसे खतरनाक हादसे बढ़ने लगते हैं। इसीलिए मजबूरन होम मिनिस्टर को वसीकरण को चिट्टी को रिएक्टिव करने का परमिशन देना ही पड़ता है। इसके बाद चिट्टी को डिसमेंटल करके जिस म्यूजियम में रखा गया था वहाँ से उसे लेकर आया जाता है और वसीकरण और नीला मिलकर चिट्टी को रिएक्टिव करते हैं। इसके बाद शहर के ऊपर से एक बहुत बड़ी बर्ड को उड़ते हुए देखा जाता है, जो बर्ड ही इन सारे मोबाइल्स के गायब होने के पीछे था। और इसके बाद चिट्टी इस बर्ड को फॉलो करते हुए एक जगह पर पहुंचता है। इसके बाद उस बर्ड के साथ चिट्टी की फाइट होती है, लेकिन चिट्टी का पावर खत्म हो रहा था, इसीलिए वो पास के ही एक स्पेस स्टेशन से खुद को रिचार्ज करने के लिए जाता है। और वो ये नोटिस करता है कि वो बर्ड उस वक्त चिट्टी के आसपास नहीं आ पा रहा था। और इसके बाद चिट्टी और वसीकरण ये बात समझते हैं कि दरअसल फोन से जो एनर्जीज निकलती है वो नेगेटिव चार्जेस क्रिएट करती है, जिससे कि ही इस बर्ड को एनर्जी मिल रही थी। दूसरी तरफ जहाँ पर स्पेस स्टेशन के एंटेना से चिट्टी चार्ज ले रहा था वहाँ से पॉजिटिव चार्जेस मौजूद थे, इसीलिए वो बर्ड चिट्टी के पास नहीं आ पा रहा था और इससे वो कमजोर हो गया था। इसके बाद चिट्टी और वसीकरण मिलकर एक ऐसी मशीन बनाते हैं जिससे कि उस बर्ड को कैप्चर किया जा सके और फिर उस बर्ड को अपने कब्जे में लेकर चिट्टी के साथ उसकी बात होती है। और इसके बाद देखा जाता है कि ये बर्ड जो कि बहुत सारे फोन से बने हुए थे वो फोन धीरे धीरे करके एक इंसान का फॉर्म ले रहा था और वसीकरण इन्हें पहचानते हैं और इनका नाम था पक्षीराजन। और इसके बाद हमें पक्षीराजन की पिछली जिंदगी के बारे में पता चलता है। दरअसल पक्षीराजन को बर्ड्स से बहुत प्यार था और उनके पास बहुत सारी बर्ड्स थे, लेकिन धीरे धीरे दुनिया में मोबाइल फोन्स का यूज इतना बढ़ गया था और मोबाइल फोन के रेडिएशन से बर्ड्स को बहुत नुकसान पहुंच रहा था और धीरे धीरे करके पक्षीराजन के बर्ड्स मरने लगते हैं। और इसके बाद पक्षीराजन इस बात को लेकर ऑथराइजेशन के पास भी आते हैं और उन्हें वार्न करने की कोशिश करते हैं कि मोबाइल के ये रेडिएशन कितने खतरनाक है और इसीलिए वो मोबाइल टावर्स को कम करने की मांग भी रखते हैं। लेकिन कोई भी पक्षीराजन की बातों को नहीं समझता और न ही तो उन्हें प्रायोरिटी देते हैं। इसके बाद देखा जाता है कि धीरे धीरे पक्षीराजन की सारी बर्ड्स की मौत हो जाती है और पक्षीराजन भी हार मान लेते हैं और वो सुइसाइड कर लेते हैं।
और इसके बाद देखा जाता है कि पक्षीराजन की ऑरा और उनके मरे हुए बाकी सारे बर्ड्स की ऑरा एक साथ मिलकर एक बहुत ही खतरनाक स्पिरिट का रूप ले लेती है, जो कि नेगेटिव एनर्जी से बनी हुई थी। और फिर पक्षीराजन अपने बर्ड्स की मौत का बदला लेने का फैसला लेते हैं। फिर जो सारे मिनिस्टर्स पक्षीराजन की बातों को अनसुना कर दिया था और जो बिजनेसमैन पक्षीराजन के घर के पास ही टावर लगवाने का काम करवाया था, उन सब को पक्षीराजन मारना शुरू करता है और शहर से मोबाइल फोन्स का भी नामो निशान वो मिटाना चाहता था। चिट्टी पक्षीराजन को ये सब कुछ करने के लिए मना करता है, लेकिन पक्षीराजन उसकी कोई भी बात नहीं सुनता और आखिरकार वसीकरण और चिट्टी मिलकर पक्षीराजन के स्पिरिट को कैद कर लेते हैं और इसके बाद उसके स्पिरिट को एक जगह पर संभाल कर रखा जाता है। और इस पूरे शहर को इतने बड़े खतरे से बचाने के लिए वसीकरण को सम्मान दिया जाता है और वसीकरण की इतनी तरक्की धीरेन्द्र से बर्दाश्त नहीं होती और वो मौका देखकर पक्षीराजन के स्पिरिट को फ्री कर देता है और इसके बाद पक्षीराजन जाकर वसीकरण को ही पोजेस कर लेता है और फिर वो वसीकरण से ही अपना काम करवा रहा था। इसके बाद चिट्टी वसीकरण को रोकने के लिए आता है और वसीकरण चिट्टी को कहता है कि वो उसे मार डाले जिससे कि पक्षीराजन भी खत्म हो जाए, लेकिन चिट्टी ऐसा नहीं कर पाता, जिसके वजह से पक्षीराजन चिट्टी को डिस्ट्रॉय कर देता है। दूसरी तरफ पक्षीराजन के अपने अंदर होने के बाद भी वसीकरण नीला से कम्युनिकेट करने में कामयाब होता है और वो नीला को इशारों में उसे रेड चिप को ले आने के लिए कहता है, जिससे कि पिछली बार चिट्टी खतरनाक हो गया था और फिर नीला जाकर चोरी छुपे उसी रेड चिप को लेकर आते हैं और चिट्टी को रिस्टोर करके उसके अंदर वही रेड चिप इंस्टॉल करती है। लेकिन इस बार नीला ने इस रेड चिप को रिप्रोग्राम किया था, जिससे कि चिट्टी खतरनाक तो बने लेकिन उसका फोकस सिर्फ पक्षीराजन के ऊपर ही हो, बाकी इनोसेंट पब्लिक के ऊपर नहीं। दूसरी तरफ हम पक्षीराजन को देखते हैं जो कि एक स्टेडियम में गया था और वहाँ पर बहुत सारे लोग मौजूद थे और पक्षीराजन सबको डराने लगता है और वो कहता है कि यहाँ पर मौजूद सभी लोग मोबाइल फोन इस्तेमाल करते हैं और इन सभी के वजह से उसके पक्षियों की मौत हुई है और इसीलिए वो इन सभी को मारना चाहता था। और वहाँ पर धीरेन्द्र भी मौजूद था और सबसे पहले पक्षीराजन धीरेन्द्र को ही मार डालता है। इसके बाद हम देखते हैं कि चिट्टी वहाँ पर अपने साथ बाकी रोबोट्स की आर्मी लेकर पहुँचता है। चिट्टी और पक्षीराजन के बीच फाइटिंग शुरू होती है। इसके बाद पक्षीराजन बर्ड ड्रोन्स बनाते हैं और वो इन्हीं के इस्तेमाल करके स्टेडियम में मौजूद सभी लोगों को मारना चाहता था, लेकिन इसके बाद ही वहाँ पर चिट्टी के जैसा ही बहुत ही छोटे छोटे रोबोट्स आने लगते हैं और इनका नाम था कुट्टी 3.0 और ये आकर सारे बर्ड ड्रोन्स को डिस्ट्रॉय कर देते हैं और सारे कुट्टी 3.0 बर्ड्स के ऊपर सवारी करके आए थे और चिट्टी पक्षीराजन को ये धमकी देता है कि वो अभी इसी वक्त वसीकरण के बॉडी को छोड़ दे, नहीं तो वो उसके बर्ड्स को मार डालेगा और पक्षीराजन डर जाता है और वो उसी वक्त वसीकरण की बॉडी को छोड़ देता है और फिर सारे कुट्टी 3.0 पक्षीराजन को अपने साथ उसी स्पेस स्टेशन में चलने के लिए मजबूर करता है और उस स्पेस स्टेशन की एनर्जी के पास आते ही पक्षीराजन कमजोर पड़ने लगता है और धीरे धीरे पक्षीराजन की स्पिरिट डिस्ट्रॉय हो जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि वसीकरण हॉस्पिटल में एडमिट थे और वहाँ पर होम मिनिस्टर वसीकरण से मिलने के लिए आते हैं और वसीकरण होम मिनिस्टर को कहते हैं कि उन लोगों ने पक्षीराजन से इस शहर को तो बचा लिया है, लेकिन पक्षीराजन भी गलत नहीं था। अगर ऐसे ही मोबाइल फोन की रेडिएशन लिविंग बींग्स को खत्म करने लगेगा तो ये नेचर के लिए ठीक नहीं है और होम मिनिस्टर कहते हैं कि वो इस मामले में जरूर कुछ करेंगे। और इसके बाद चिट्टी और नीला वसीकरण से मिलते हैं और वो लोग अब अपनी रोबोट आर्मी के साथ गवर्नमेंट के साथ काम करने के लिए चले जाते हैं और आखिर में हम देखते हैं कि वसीकरण फोन में बात कर रहा था, लेकिन अचानक वो फोन वसीकरण के हाथों से उड़ जाता है और वो कुट्टी 3.0 का रूप ले लेता है और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर ही खत्म हो जाती है।